अच्छा, जिस तरह हमने कल रेवोल्यूशनरी वॉर पढ़ी थी, आज हम वॉर ऑफ 1812 पढ़ेंगे। इस जंग का वैसे एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मगर इस टाइम अमेरिका ने डिप्लोमेसी वगैरह सीखी थी और भी उनके कोई गेन्स और लॉसेस अपनी जगह थे। फिर भी नवरदलेस ये आपकी करिकुलम कैसा है और आपको मतलब पता हो तो बेहतर है। एनीवेज, ये जंग बेसिकली इस तरह शुरू हुई थी कि अमेरिका की जब रेवोल्यूशनरी वॉर ख़त्म हो गई थी, उसके चंद अरसे बाद जो है आपके पास जो फ्रांस था, जो अमेरिका का बहुत बड़ा, जिस तरह हमने रेवोल्यूशनरी वॉर में पढ़ा था, उन्होंने बड़ा हाथ दिया था, उनको एड दी थी अमेरिकन को, उन्होंने आज़ादी में मदद की थी। उनके यहाँ जो है जो लुई द 14 था, जो बादशाह था, सॉरी लुई द 16 आई बिलीव, वो जो बादशाह था उसकी हुकूमत मतलब उसका जो रूल था उसका वो टॉपल डाउन हो गया था नेपोलियन से। नेपोलियन एक नया प्लेयर था, मतलब यूरोप में एक बहुत इम्पोर्टेंट आप कहते हैं पर्सनैलिटी है, मतलब यूरोपियन हिस्ट्री के हिसाब से। नेवरदलेस, आप अभी अमेरिका इस पॉइंट ये था कि वो ट्रेड कर रहा था फ्रेंच और ब्रिटिश के साथ, ठीक हो गया। मगर फ्रेंच और ब्रिटिश की आपस में नहीं लगती थी, मतलब उनकी हमेशा राइवलरी रही है। और नेपोलियन क्योंकि एक नया फिगर हेड था, उनके लिए एक और प्रॉब्लमेटिक था। क्यों? क्योंकि नेपोलियन उन लोगों को ब्लॉक करने शुरू हो गया था जो बरतानिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। अमेरिका के साथ, अमेरिका के लिए ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो दोनों के साथ ट्रेड कर रहा था, फ्रांस के साथ भी ट्रेड कर रहा था और बरतानिया के साथ भी ट्रेड ट्रेड कर रहा था। मतलब इतने अरसे बाद उनकी सुलह हो गई थी या जो भी हो गया था, बाद में उन्होंने फिर भी थोड़ी बहुत ट्रेड वगैरह की थी। तो ब्रिटिश जो थे, ज़ाहिर बात है वो अफेक्टेड थे नेपोलियन की वजह से, ठीक है। जब वो आ गया है ताकत में, मतलब उसने जब कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, जो 21 नवंबर 1806 में शुरू हुआ था। फिर बरतानिया ने ऑब्वियसली उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए, ज़ाहिर बात है अब सिर्फ नेपोलियन ही तो नहीं सब कुछ करेगा, बरतानिया ने भी रिस्पॉन्ड किया था कि भाई अगर आप हम पर करेंगे हम आपको काउंटर ब्लॉक करेंगे। तो ये आपके मेन कॉजेस थे वॉर ऑफ 1812, ठीक है। मतलब अगेन ट्रेड का मसला आ गया, आपस में इनकी नहीं लग रही। अमेरिका अफेक्टेड था क्योंकि अमेरिका दोनों के साथ ट्रेड करता था। तो फिर बरतानिया ने जिस तरह उन्होंने रेवोल्यूशनरी वॉर में किया, उन्होंने दोबारा अमेरिकन को टारगेट किया। जाहिर बात है उन्हें, जिस तरह उन्हें पहले पैसे चाहिए थे टैक्सेशन के लिए, इस दफ़ा उन्हें लोग चाहिए थे उनकी साइड में लड़ने के लिए। तो उन्होंने एक प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस की थी, उसको इम्प्रेसमेंट कहते हैं। इम्प्रेसमेंट बेसिकली एक तरीका था, किसी भी जो मर्द था, ठीक है, उसको फोर्स करते थे, मतलब कोई जवान लड़का हो या जो भी हो, उसको वो फोर्स करते थे कि या वो मिलिट्री में जाए या वो नेवी में जाए, बरतानिया की जो है ना मदद के लिए, क्योंकि उन्हें लोगों की ज़रूरत थी लड़नी। ज़ाहिर बात है आपको जंग लड़ने के लिए लोग चाहिए होते हैं। तो वो अमेरिकन को उन्होंने बहुत ज़्यादा टारगेट किया था, उन्हें विक्टिमाइज किया था इस चीज़ के लिए, जिसकी वजह से अमेरिकन खुद खुश नहीं थे इसके बारे में। मतलब ये एक उनमें से, इसलिए अमेरिका इन्वॉल्व है इस वॉर ऑफ 1812 में। फिर आपके पास एम्बार्गो एक्ट आती है 1807 में, ठीक हो गया। ये बहरहाल अभी हम जो डेट्स हैं वो 1812 से पहले हैं, क्योंकि ये होता है ना कि जब जंग होती है उससे पहले कोई हालात पैदा किए जाते हैं जिसकी वजह से जंग जो है ना वो फिर मजीद उसमें जाए। जिस तरह हमने टैक्सेशन पढ़ी थी रेवोल्यूशनरी वॉर, इसमें आपके जो है ना इस तरह की, आप कहते हैं बरतानिया की कोई हरकतें थी और फ्रांस की कोई हरकतें थी, जिसकी वजह से जो है ना जंग के हालात बन गए। मगर इस दफ़ा जो एग्रेसर था वो अमेरिका ही था, क्योंकि उन्होंने बाद में अपॉर्चुनिटीज़ अपनी देखी। ठीक है, उनके ऊपर भी जुल्म वगैरह हो रहा था साथ साथ, मगर उन्होंने भी इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी देखी। जब उन्होंने देखा जब बरतानिया बहुत बिजी है फ्रांस के साथ लड़ने के लिए, तो उन्होंने कनाडा पे हमला किया था। वो हम बाद में इसको जो है ना मजीद देखेंगे। एनीवेज, उन्होंने एम्बार्गो शुरू किया 1807 में, क्योंकि जब बरतानिया ने एक फजूल काम शुरू कर दिया तो उन्होंने कहा चलो हम इसको किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर आपके पास chesapeake लेपर्ड अफेयर आ जाता है कि आपके पास ये दो बोट्स हैं, यूएसएस chesapeake और ऐसी सी यही नाम है, और ब्रिटिश की एचएमएस। जब भी यूएसएस यूज करेंगे ना तो इसका मतलब वो है यूनाइटेड स्टेट्स शिप, मेरा जहाँ तक ख्याल है। chesapeake वो इसका नाम है। फिर एचएमएस वो यूज करते हैं जो ब्रिटिश शिप थी। इसका एचएमएस का मेरा मतलब है, मेरे ख्याल से इसका मतलब है हिज, मतलब अगर बादशाह है, और अगर औरत है, मतलब शहजादी क्या कहेंगे, वो मलका है, तो हर मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी या हर मैजेस्टी शिप, तो इसलिए वो एचएमएस यूज़ करते हैं। और यूएस ये जो है ना वो बस यूएसएस यूज़ करते हैं। बहरहाल इनकी आपस में लड़ाई हुई थी, ये दो डिफरेंट नाम थे। ये जून 21 में
जब ब्रिटिश वॉरशिप जो थी उन्होंने अमेरिका को वॉरशिप पे मतलब जो जंगी आपकी जो जहाज़ होता है उस पर हमला किया था, समुद्री जहाज़। तो उनकी जिसमें जो अमेरिकन यूएसएस chesapeake ने सरेंडर कर दिया था। मतलब सारी बातें ये उस पूरी जंग का हिस्सा है। फिर आपके पास द नॉन इंटरकोर्स एक्ट ऑफ मार्च इंट्रोड्यूस, ये अगेन जब आपके हालात इतने गमगीन हो रहे हैं, जब बरतानिया एक लिहाज से बुली कर रहे हैं अमेरिका को, इस तरह की चीज़ें करके, मतलब उनके एक तो उनके बहरी जहाज़ पे हमला कर दिया और साथ में लोगों को फोर्स भी कर रहे हैं, मतलब उनके नेवी वाले कि वो बरतानिया के लिए लड़ें। तो फिर अमेरिका ने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कराई, वो थी नॉन इंटरकोर्स एक्ट ऑफ मार्च। ये थॉमस जेफरसन ने इंट्रोड्यूस कराई थी ये। अगेन ये फिगर आपको शायद याद हो, रेवोल्यूशनरी वॉर में जब इनको भेजा गया था फ्रांस में एड के लिए। बहरहाल थॉमस जेफरसन था जिसने नॉन इंटरकोर्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया। ये क्यों कराया था? ये इसलिए कराया था कि फ्रांस और बरतानिया दोनों जो हैं वो, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जंग में थे, तो वो क्या कर रहे थे कि जो एक दूसरे से ट्रेड करता था, जो अमेरिका था, मतलब बरतानिया से भी ट्रेड कर रहा है और फ्रांस से भी ट्रेड कर रहा है। तो हालांकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लॉकेट डाल रहे थे, क्योंकि अमेरिका अफेक्ट हो रहा था कि बरतानिया वाले फ्रांस के ऊपर ब्लॉकेट डाले, क्योंकि फ्रांस वाले अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मतलब कंफ्यूजिंग सी है, मगर कहने का मकसद ये है कि दोनों ने एक दूसरे पे ब्लॉकेट किया, अमेरिका को इफेक्ट हुआ क्योंकि अमेरिका दोनों के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इन दैट सेंस उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा चलो बरतानिया और फ्रांस को हम नहीं छोड़ते, क्योंकि वो हमारे साथ जो है ना गलत ज्यादती करें। जो उनके साथी हैं उनके साथ तो हम ट्रेड करेंगे, मगर हम सिर्फ बरतानिया और फ्रांस के साथ नहीं करेंगे। कहने का मकसद ये है, इसलिए नॉन इंटरकोर्स एक्ट जो है ना आपकी मार्च में इंट्रोड्यूस हुई थी थॉमस जेफरसन ने 1809 में। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास अगेन मज़ीद जो डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए 1812 वॉर ऑफ 1812 की। वैसे नाम ज़रा कंफ्यूजिंग है। देखा जाए तो थोड़ा जंगी हालत आपकी 1812 से भी शुरू हो रही है, मगर बाद में मतलब उसके बाद में भी 1812 के बाद में भी कुछ ना कुछ हो रहा है। मगर मेन चीज़ जो है, जो आप कह रहे हैं इन अ सेंस, वो ये थी कि अमेरिका ने कनाडा पे हमला किया था और वो नाकाम रहे थे। ठीक है, इसमें हम आते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये बताना चाहिए कि वॉर हॉक कौन थे। वॉर हॉक बेसिकली वो लोग थे, अमेरिकन थे, जो जब अमेरिका आपका नया नया बन गया है, ठीक है, आपके पास मसलन ये अगर अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका है, ठीक है, मोस्टली इधर था ना आपका, ये जो ये वाली टेरिटरीज थी ईस्ट में। तो वॉर हॉक वो लोग थे, वो कह रहे थे कि नहीं, हमने इसको मजीद एक्सपेंड करना है वेस्ट की तरफ, जहाँ आपके पास नेटिव अमेरिकन और वो जंगली लोग जो हैं आपके, वो थे, मतलब अमेरिकन के हिसाब से वो लोग जंगली थे। तो वो इसको एक्सपेंड करने के चक्कर में थे, तो उसको वो वॉर हैक कहते हैं। तो वो कह रहे थे कि भाई हम ना ये सारा इलाका इधर ले लेते हैं। तो इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर था, वो था टिकुमसे। ठीक है, टिकुमसे जो था वो ये जो जिसको अमेरिकन जंगली कहते हैं उनका लीडर था। ठीक है, नेटिव अमेरिकन रेड इंडियंस कहते हैं, जो भी नाम जो है ना, बहरहाल वो शानी ट्राइब का था। ठीक है, वो बेसिकली उनकी आवाज़ थी। इसने क्या किया था, इसने बरतानिया का साथ दिया था, कि इन अ सेंस कि ये बरतानिया अमरीकियों को पनिश करें और वो मज़ीद इधर मतलब इनसे इलाके ना लें। और अनफॉर्चुनेटली तकमसे के लिए जो है ना वो नेटिव अमेरिकन ये जंग हार गए थे। ये इनके लिए एक्चुअली हार थी 1812 की, इसलिए इसको वॉर ऑफ 1812 कहते हैं ना। इसमें अमेरिका ने उधर कनाडा में हमला करने की कोशिश की, जिसमें नाकाम रहे, मगर उन्होंने नेटिव अमेरिकन से फिर भी जाके ना कुछ मतलब कोशिश की उनसे ज़मीनें छीनने की। जो हमारे पास जो 1813 में जो हमारी पीस टॉक्स हुई थी, अमेरिका ने अमेरिका रिलेटिवली जीत गया था जंग। ठीक है, क्योंकि उसमें उनका अपना सर्वाइवल भी वो था, मतलब कि वो चैलेंज हुआ था ब्रिटिश की तरफ से, क्योंकि उन्होंने फ्लोरिडा, बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क और न्यू ऑरलीन्स पे कब्जा करने की कोशिश की थी। मतलब कि ये आपकी चार मुख्तलिफ जगह हैं, चार कोनों में अमेरिका के, मगर अमेरिका ने सक्सेसफुली अपना दिफा किया बरतानिया से। और साथ में जो अमेरिका है उन्होंने कनाडा पे हमला करने की कोशिश की थी, मगर वो जो मतलब समर 1814 में, मगर उससे ये हुआ था कि उल्टा उन्होंने वाशिंगटन डीसी जला दिया था बरतानिया ने। तो वो मतलब एक एक इवेंट रहा। फिर बाद में आपकी, हाँ, फिर आपकी जो है अगेन जिस तरह मैंने बात की थी पीस टॉक की, तो पीस टॉक आपकी होती है और 18 वॉर ऑफ 1812 ख़त्म हो जाती है। तो ये इसकी जो मेन जो है ना आपकी डिटेल्स है। वॉर हॉक, इसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं, कनाडा के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, तुकमसे के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये आपकी मेन डिटेल्स हैं।
आप बेशक इसको थोड़ी देर पॉज करके ऐसी एक क्विक रीड कर दें, ठीक हो गया। एक छोटी सी डिटेल जो मैंने नहीं इंट्रोड्यूस, मतलब डाली 1812 में, अगेन ये वो एक पोर्शन है जो मुझे नहीं लगता है सच कोई इतना इम्पोर्टेंट है, मगर फिर भी एक छोटी सी डिटेल ये हो सकती है कि अमेरिका ने कोई टेरिटरीज गेन की थी फ्लोरिडा, मगर आगे हम उसको मजीद पढ़ेंगे कि जो अमेरिका ने बाद में किस तरह जो है ना अपनी बाकी टेरिटरीज किस तरह गेन की थी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका बनने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड हुआ था ना, और वो जिस तरह भी एक्सपैंड हुआ था, चाहे वो लालच से है, चाहे वो जंग से है, चाहे वो नस्ल, मतलब वो जो नेटिव अमेरिकन को इंसान ही नहीं समझते थे, तो और उनके साथ वो जुल्म करते आए और उनसे वो जो है ना ज़मीनें छीनते आए, ठीक है। मतलब ये तो हमने एक टाइम पढ़ा था। तो किसी तरीके से अमेरिका जो है ना वो ग्रो हुआ, ठीक है। उन्होंने मेक्सिको से भी कई टेरिटरीज ली, अगेन ये आगे जो है हम मैनिफेस्ट डेस्टिनी और उन चीज़ों में पढ़ेंगे। तो अब बात हम करते हैं अमेरिकन सिस्टम की, ठीक है। जिस तरह हमने बात की अमेरिका की जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे आगे, आपके सोशल स्टडीज में, आपके उसमें जो आपका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा सेक्शन है हिस्ट्री के बाद, जो यूएस गवर्नमेंट सिस्टम है वगैरह, सिविक्स और वो वगैरह, इसमें ये चीज़ समझने की है कि अमेरिका में जो सिस्टम था 1787 से पहले, वो एक डिफरेंट सिस्टम था। उसको हम आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेसी कहते हैं। आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेसी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की निस्बत इस तरह था कि वो एक लूज सिस्टम था। आपकी जितनी भी ये टेरिटरीज हैं अमेरिका की, ठीक है, अगेन मैं अमेरिका दोबारा ड्रा कर रहा हूँ, ईस्ट पे हम फोकस करेंगे क्योंकि इस टाइम ईस्टर्न, मतलब जो ईस्ट में, जो ईस्ट साइड में, ईस्ट कोस्ट में जो सॉरी स्टेट्स थी, वो आपकी वही स्टार्टिंग स्टेट थी, जो स्टार्टिंग 13 स्टेट्स थी आपकी, ठीक है। फिर अमेरिका आगे 24 25 ऐसा करके 30, वो बाद में बड़ा होता रहा, मगर मेन आपकी शुरुआत ईस्ट कोस्ट से होती है। तो उसमें जितनी भी ये छोटी स्टेट्स थी, न्यूयॉर्क, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना वगैरह वगैरह, ये सारी इसको हम तीन ग्रुप्स में डाल सकते हैं। आपकी न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज थी जो ऊपर नॉर्थ में थी, ऊपर वाली। फिर आपकी मिडल कॉलोनीज से नाम से पता चल जाता है मिडल में, और आपकी सदर्न कॉलोनीज थी जो साउथ में थी, ठीक है। ये तीन ग्रुप्स थे, तीनों की अपनी सोचें थी, तीनों ही डिफरेंट लोग थे, कहने का मकसद है। जो और इनमें जो एक जनरल डिवाइड जो था सोच का, वो बहरहाल वो एक्चुअली जो मोस्टली फोकस है वो नॉर्थ और साउथ में होता था, नॉर्थ और साउथ के दरमियान होता था, ठीक हो गया। अभी फिलहाल हम सिस्टम की बात करेंगे क्योंकि इनकी सोच, आपके लोगों के सोच से ही वही सिस्टम चलता है ना जो उनको मुनासिब लगता है, ठीक है। जो आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेसी ये था कि बेसिकली अमेरिका में वो सिस्टम था कि हर स्टेट की अपनी से थी, मतलब वो उनके पास टोटल पावर थी, ठीक है। आपके पास एक कोई सेंट्रल करेंसी वाला सिस्टम नहीं था, ठीक है। हर मतलब वो कोई सी भी आप करेंसी किसी भी चले जाए, तो इन सेंस अमेरिकन उस टाइम फील करते थे कि भाई हमारा सिस्टम जो है ना ज़्यादा यूनाइटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज है एक दूसरे से, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको यूनाइट करने की कोशिश करें। तो आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेसी उस टाइम उन्हें पता था कि ये इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, मगर जब आप किसी मुल्क को यूनाइट करते हैं तो आपको सोच को तब्दील करना होता है, इन सेंस कि आप एक चीज़ पे हम सारे एग्री हों, तब यूनिटी होती है ना, जब हम एक चीज़ पे एग्री करते हैं। अगर आप कोई चीज़ कहें और मैं कोई चीज़ कहूँ, ठीक है, अगर हम दोनों के तकल्लुफ़ात ज़्यादा हों तो हमारे यहाँ यूनिटी तो नहीं होगी, तो हम इसलिए हम एक टेबल पे आने के लिए उन्होंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। मगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं बात करें, अभी हम फोकस कर रहे हैं आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेसी, जो सिस्टम उस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एग्जिस्ट करता था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ और साउथ में जो सोच का डिफरेंस था, ये भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेसी, क्योंकि कन्फेडरेसी अमेरिका में जो सिविल वॉर जो हम बाद में पढ़ेंगे वो इसी वजह से शुरू हुई थी, क्योंकि इस नॉर्थ और साउथ जो आपकी स्टेट्स हैं, नॉर्थ में और जो साउथ में, उनका जिस तरह वो देखते थे वो एक डिफरेंट चीज़ थी। क्योंकि नॉर्थ जो था वो रिलेटिवली आपका डेवलप था, उसमें बहुत सारा इंडस्ट्री थी उधर, ठीक है। उनकी ट्रेड थी, वो ट्रेड वगैरह बहुत करते थे, मतलब पोर्ट सिटीज़ थे आपके न्यूयॉर्क वगैरह। साउथ में आपके पास किसान ज़्यादा थे, ठीक है। उन्हें ज़ाहिर बात है किसानों को क्या चाहिए, चीज़ चाहिए थी, कश्तकारी करते हैं ना, तो कश्तकारी के लिए आपको क्या चाहिए थे, ज़मीन। तो उन्हें ज़्यादा ज़मीन चाहिए थी, तो वो ज़्यादा उस पे थे कि यार हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए जिधर आपके ये नेटिव अमेरिकन हैं, ठीक है। वो मतलब उनका ज़्यादा उस पे जोर था। तो वो इवन स्लेवरी को भी मानते थे, वो अगेन हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास ज़ाहिर बात है किसानों को लोग चाहिए काम करने के लिए, खेती बाड़ी के लिए, तो फिर वो
कहते थे नहीं गुलामियत सही है, गुलाम मतलब हम गुलाम बना ले लोगों को, वो सही है। एनीवेज, तो आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेसी जो थी उसका आपको पता होना चाहिए। अभी हम फिलहाल आर्टिकल कन्फेडरेसी पे फोकस करते हैं कि उसमें वो कई चीज़ें हमारी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन उससे ही आई थी, ठीक है। तो इस वजह से उसमें कई चीज़ें सिमिलर हैं और कई चीज़ें नहीं सिमिलर, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम बात करते हैं कि क्या आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेसी क्या चीज़ शेयर करती है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है। इसमें यह है कि जो कांग्रेस है वो हमेशा, अगेन ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में सिविक्स में, एक तो कभी कभी चीज़ें ओवरलैप करती हैं जीडी में, मतलब दूसरे आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, मगर इसके बारे में हम बहुत हल्का पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। आगे हम इसको सिविक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेसी है वो ये है कि उसमें कई चीज़ें वो शेयर करते हैं आपकी यूएस करंट सिस्टम में, ठीक है। उसमें जो जो चीज़ें वो शेयर करते हैं कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं जंग, मतलब वॉर, डिक्लेयर वॉर, वो आर्मी रेस कर सकते हैं, ठीक है। वो ट्रीटीज वगैरह बना सकते हैं और उनके पास पावर थी नए लॉज वगैरह बनाने, मतलब इससे आपकी एवोल्यूशन जो है ना शुरू हुई थी आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेसी तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो स्टेट्स थी, जैसे हमने फेडरलिज्म पढ़ा था कि कई स्टेट्स के पास अपनी पावर्स हैं, तो इधर रिलेटिवली उनके पास कुछ ज़्यादा ही पावर्स थी। इसी प्रॉब्लम को हम एड्रेस करने के लिए हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, मगर साथ में ये मद्देनजर रख के कि भाई हम ज़्यादा ज्यादती भी ना करें, ठीक है। तो इसलिए जो वो सिस्टम था वो इससे इवॉल्व हुआ था, कई चीज़ें इधर से निकाली, कई चीज़ें डाल दी, कई चीज़ें हटा दी, ठीक है, और कई चीज़ें नहीं डाल दी। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा इस कॉन्फेडरेसी वाले सिस्टम में था वो ये था कि इधर आपके पास ब्रांचेस नहीं थी, ठीक है, जो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेसी, व्हाट व्हाट फीचर्स डिड द आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेसी लैक इन इन कंपैरिजन टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मैं वैसे सब वर्ड्स में आपको पूछ रहा हूँ, ऐसा कि वो सवाल पूछ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इधर जुडिशियल ब्रांच नहीं है, इधर एग्जीक्यूटिव ब्रांच नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो थी प्रॉब्लमेटिक थी, जैसे हमने पहले कहा है कि कोई कॉमन करेंसी नहीं थी, वो कोई से भी पाउंड, फ्रेंच क्या यूज़ करते थे, फ्रैंक्स या कुछ भी है ना वो ले लेते थे हर स्टेट में, बस चल जाता था, मगर कॉमन करेंसी नहीं थी। ये फिर जब कोई यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी फिर तब जाके आपका डॉलर आया था। फिर दूसरी बात जो हमारे पास है वो टैक्सेशन, कोई टैक्सेशन वगैरह नहीं थी किसी चीज़ पे नहीं, ठीक है। मतलब जो आपकी स्टेट्स हैं, जो 13 स्टेट्स हैं जिनकी हमने बात की है, वो मर्जी जिसके साथ ट्रेड करें और जितना वो तजारत आपस में करें या बाहर से करें, उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह था ही नहीं। तो आपकी हुकूमत के साथ चलेगी, जब आपके पास हुकूमत के पास पैसे ही नहीं होंगे तो टैक्स है ही नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ इसको एड्रेस करने के लिए आपकी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, कहने का मकसद ये है। और जो लास्टली और जो सबसे मेन प्रॉब्लम और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये थी कि हर स्टेट का अपना एक दिमाग था, वो अपने मर्जी से जो करती थी, उनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर थी। तो इसलिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आई थी कि वो सब कुछ, ये सारा कुछ, एक तो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराने के लिए और दूसरा हर चीज़ बैलेंस करने के लिए, ठीक है, मतलब जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हैंड था। तो ये आपका आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेसी है। कल इंशाल्लाह मैनिफेस्ट डेस्टिनी हम पढ़ेंगे और आगे जो मज़ीद आपकी यूएस हिस्ट्री है उसको हम पहले, यूएस हिस्ट्री को पहले कवर करने का मकसद ही ये है कि आपको पता चले कि जिस तरह जो आगे हम सिविक्स पढ़ेंगे तो वो थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं आपको सिविक्स पहले पढ़ा दूँ तो तब भी ठीक है, मगर जो चीज़ें ऑर्डर पे हैं वो हिस्ट्री के हिसाब से, तो पहले आपको हिस्ट्री से कॉन्टेक्स्ट लेना होता है और फिर बाद में पता है कि भाई ये सिस्टम क्यों एग्जिस्ट करता है। पहले आप बताते हैं ना कि सिस्टम आया कैसे था, और फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो सिस्टम चलता कैसे है। ठीक हो गया, मतलब कहने का मकसद है, मतलब आपको सीध में चीज़ें पढ़ानी होती है तो ये इसका प्रॉपर तरीका है। पहले आप उस चीज़ को बताते हैं वो एग्जिस्ट किस तरह हुआ है और आगे वो कैसे चल रहा है।